बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने चैप्टर 2 से आगाज़ किया था जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कल हमने आगाज़ किया और हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखा कि कैसे चल रहा था, रोमन पीरियड से गुजरता हुआ, ब्रिटिश रिजीम से पहले कैसे हुआ। इस सारी बात को ऐसे हमने हिस्टोरिकली जस्ट देखने के लिए एक नज़र डाली। लेकिन असल में कहानी यहाँ से शुरू हुई कि मिस्टर कामरान जो है वो मिस्टर नोमान को अपना घर बेचना चाह रहे थे और इन्होंने एक ऑफर करवाई। क्या ऑफर करवाई जी? विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। मिस्टर नोमान ने इसका रिप्लाई दिया कि आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर 10 मिलियन। ये जो सारी कहानी है इसमें मिस्टर कामरान जो है ये कौन है? ऑफरर है। ऑफरर किसे कहते हैं? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, या ऑफरर का दूसरा नाम क्या आ गया? प्रोमिसर आ गया। ठीक है ना, प्रोमिसर। और जिस शख्स ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है उसका नाम हमने क्या रख लिया? ऑफरी। और ऑफरी कौन होता है? द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड। तो दो बातें हमें यहाँ से कल समझ आ गई, ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है। और फिर एक तीसरी बात हमने समझी कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। कल क्योंकि हम डेफिनेशन को आगे तक ले गए थे तो मैं लफ्ज़ यूज करता हूं कि अगर इस ऑफर और एक्सेप्टेंस के नतीजे में अगर कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आ गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? हाउस है। ठीक है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये हाउस है। फिर हमने नहीं, सब्जेक्ट तो कहेंगे, फिर एग्रीमेंट का सब्जेक्ट कहेंगे ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट का तो नहीं कहेंगे, फिर एग्रीमेंट का सब्जेक्ट कहेंगे। फिर हमने कल एक बात समझनी थी कि व्हाट इज ऑफर। तो हमने दो कहानियां ले ली, एक तो अपनी पिछली स्टोरी को आगे ले आए, कामरान एंड नोमान वाली बात को आगे ले आए। साथ हमने एक स्टोरी और बना ली, रमला एंड कमला की। और इनकी स्टोरी से हमें पता चला कि रमला जो है वो पैसे वापस नहीं कर रहा, लेकिन उसने कमला को एक ऑफर करवा दी है। क्या ऑफर करवा दी है? कि अगर आप केस फाइल ना करें, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एग्जांपल ली। तो पता चला कि यार ऑफर दो तरह से हो सकती है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, और टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। नॉट टू डू समथिंग का दूसरा टर्म क्या था? एब्सटेन फ्रॉम टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, फिर यहीं से हमने एग्जांपल को से अपनी बेसिक जो डेफिनेशन थी उसको टेकअप कर लिया। व्हेन अ पर्सन signifies to another, when a person signifies to another his willingness to do something or not to do something, to obtain assent of other person, he is said to make an offer. तो आई होप कि अगर अब आपसे कहा जाए कि यार ऑफर की डेफिनेशन लिखें तो आप लिखने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। और रेपिटिशन एक ऐसा आर्ट है, रेपिटिशन एक ऐसा आर्ट है, वो जो मैंने पहले लेक्चर में भी आपसे कहा कि अल्लाह ने हमें इसलिए बनाया ही नहीं है कि हम चीज़ों को उस तरह से याद करें, सिर्फ देखते रहें चीज़ें खुद याद हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये जो हम अब जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, इसने रोज़ हम जितना पढ़ के गए इसने रिवाइज होना है, रोज़ रिवाइज होना है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी क्लास में। अच्छा जी, फिर हम और आगे चले थे। फिर हमने एक बात समझी कि यार अगर एक शख्स प्रपोजल करे और दूसरा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो हम कहते हैं दो के दरमियान में एक प्रॉमिस हो गया। और अगर इस प्रपोजल के में कोई कंसिडरेशन भी हो, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो 10 मिलियन वॉज कंसिडरेशन को डिफाइन कर लिया था हमने, समथिंग इन एक्सचेंज, समथिंग इन एक्सचेंज। हम मोबाइल सेल करने गए तो हमारे लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसे, हमें पैसे मिलेंगे। जो हमारे से मोबाइल खरीद रहा है उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? उसे मोबाइल मिलेगा। तो कंसिडरेशन को हम सादा अल्फाज में क्या कह सकते हैं? समथिंग इन एक्सचेंज। तो अगर तो इस
प्रॉमिस में समथिंग टू एक्सचेंज भी था, तो फिर लॉ इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहा है? एग्रीमेंट हो गया। इन दो लोगों के दरमियान क्या हो गया है? एग्रीमेंट हो गया। और अगर इस एग्रीमेंट को करते वक्त इन लोगों के जहन में ये बात भी हो कि अगर कोई बंदा इस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करेगा तो हमारे में से दोनों को हक है कि वो अदालत चला जाए, इसको हम क्या कह रहे हैं? इन्फोर्सेबिलिटी। अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी भी आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और यहीं से हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ली, एन एग्रीमेंट। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही है, लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसको कानूनन हम नाफिज कर सकें, एनफोर्स कर सकें। एन एग्रीमेंट enforceable by law, an agreement enforceable by law। अच्छा जी, फिर ये तीनों बातें हमें यहाँ से समझ आ गई, वन गो में हमें ये सारी बात क्लियर हो गई। फिर हमने एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर थोड़ी सी बात की, और कल हमने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो दो तरह की नेचर के हैं, एक सोशल, डोमेस्टिक या रिलीजियस नेचर के हैं और कुछ कमर्शियल नेचर के हैं। तो लॉ ने कुछ प्रिजम्पशन ली हुई है। प्रिजम्पशन का मतलब है पहले से ही अज्यूम किया हुआ है। क्या अज्यूम किया हुआ है? कि यार जो लोग आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, ये आपस में असल में एग्रीमेंट बना रहे हैं, मैक्सिमम एग्रीमेंट, वरना तो इससे पहला फेज भी हो सकता है, प्रॉमिस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो ये लॉ की नजर में सब बाय डिफॉल्ट क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है इन्फोर्सेबिलिटी की इंटेंशन नहीं है। बाय डिफॉल्ट लॉ ने क्या अज्यूम कर लिया? नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जी बेटा। इसमें ये अभी बात करते हैं, मैं समझाता हूँ ये वाली बात। एक है कमर्शियल ट्रांजैक्शन। कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कि हम मार्केट बेस एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसे यही बच्चा अभी कह रहा है कि दो भाई अगर आपस में घर खरीद रहे हैं, भाई बंदी का खरीद रहे हैं कि एक घर बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है? नहीं, भाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटेंशन देखनी है। एक भाई बेच रहा है, एक भाई खरीद रहा है, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गया। ये तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गया। एक भाई मोहब्बत से, प्यार से भाई वाली बात में कह रहा है, तो फिर ये डोमेस्टिक नेचर की ट्रांजैक्शन हो। बात समझ आ रही ना? अगर हम मार्केट बेस पर कह रहे यार घर तो बेचना ही है, तो यार ऐसा करो तुम मुझे बेच दो, गाड़ी से अच्छी बात क्या हो सकती है? मेरा भाई घर ले ले। लेकिन इट इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। बात समझ आ रही है? डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जब बनेगी जब एक भाई ने छोटे भाई को बड़ा भाई होने के नाते कोई घर गिफ्ट कर दिया है, कोई चीज का प्रॉमिस कर लिया है, आपको मोटिवेट करने के लिए कहा कि यार बिल आप इसी टर्म में पास करो, मैं तुम्हें मोबाइल लेके दूंगा। नाउ दिस इज नॉट अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, एक्चुअली दिस इज अ डोमेस्टिक। बात समझ आ रही है ना? तो डोमेस्टिक की नेचर हो रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान में कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकती है। एक वाइफ का प्लॉट है, वो बेच रही थी, उस हस्बैंड ने कहा यार क्यों बेच रही हो? उसने कहा मुझे तो पैसे चाहिए, मेरा प्लॉट है, मैं बेच रही हूँ। उसने कहा तुम मुझे ही बेच दो, बट इट इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। लेकिन एक हस्बैंड एंड वाइफ जो है उसके दरमियान में कोई गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है, कोई ज्वेलरी एक्सचेंज हो रही है, कोई और चीज एक्सचेंज हो रही है, नाउ इट इज अ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। When transaction is by default in commercial nature, तो फिर लॉ कहता है कि हमने assume कर रखा है कि intention to create legal relation मौजूद है। अब कहते हैं नहीं यार उन मियाँ बीवी ने सोचा ये हमारी कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो लॉ कहता है unless specifically agreed upon। या बज़ाहिर एक ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक लग रही थी, लेकिन वो कहते हैं यार भाई हम भाई जरूर है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक नहीं है, unless specifically agreed upon। ठीक होगी ना बात? यहीं से हम ऐसे कुछ
मिस्टर बी ने ए ने बी को चाय पर बुला लिया कि यार आप फलां दिन मेरे की तरफ चाय पी लें। पहली बात तो यह है, लेकिन यहाँ आपकी किताब आई कैप की किताब हम इस वक्त आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इसने कहा कि यार आप मेरी तरफ चाय पी लो तो कंसिडरेशन तो नहीं आई है, तो टेक्निकली तो ये प्रोमिस कहलाना चाहिए ना, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम इसे कह रहे हैं ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ठीक है ना। ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। एक ने ऑफर करवाया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर हस्बैंड ने वाइफ से एक गोल्ड रिंग देने का वादा कर लिया। फिर इसी तरह मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को डोनेशन देने का, कोई चैरिटी का इदारा था, उसने डोनेशन देने का वादा कर लिया। और फिर आ गया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मोबाइल सेल करने का इरादा कर लिया। जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कौन सी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल नेचर का, ये और ये रिलीजियस नेचर का, और ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन आ गई, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि यार ये जो 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट, 4 तरह की बातें कर रहे थे, ये कैसे हो गया। तो ये सोशल एग्रीमेंट कह सकते हैं। वैसे तो उसूली तौर पर तो ये क्या है, प्रॉमिस है। इसको हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट कह सकते हैं, इसको हम रिलीजियस एग्रीमेंट कह सकते हैं, और इसको हम कमर्शियल एग्रीमेंट कह सकते हैं। कंसीडरेशन, समथिंग इन एक्सचेंज। पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं, दूसरे वाले में कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं, तीसरे वाले में कोई कंसीडरेशन, समथिंग इन एक्सचेंज नहीं है। एक आदमी चाय पिला रहा है, चाय पिलाने वाले को कुछ नहीं मिला। हस्बैंड ने वाइफ को गोल्ड का रिंग दिया, तो समथिंग इन एक्सचेंज कुछ भी नहीं है। डोनेशन आपने किसी चैरिटी के इदारे को, शौकत खानम को दिया, समथिंग इन एक्सचेंज कुछ नहीं है। लेकिन मोबाइल जिसने सेल किया उसको तो पैसे मिले, तो समथिंग इन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गया। वो कहते हैं क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है। अब लॉ ने अज्यूम कर रखा है कि पहली ट्रांजैक्शन में नहीं है, पहली ट्रांजैक्शन में, दिस इज द प्रिजम्पशन ऑफ द लॉ, क्या हो सकती नहीं है। नहीं, लॉ कहता है कि अगर आप स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन कर तो फिर हो सकता है। आप समझ आ गए ना। सेकंड, हस्बैंड ने वाइफ को कोई चीज गिफ्ट की, तो क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन था, नहीं था। क्या हो ही नहीं सकता, हो सकता है। रिमेनिंग एरिया में हम जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो ये बात पढ़ भी रहे होंगे। इसी तरह डोनेशन, लेकिन यहां पर लॉ ने ये ज्यूम कर रखा है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्या हमेशा ही है, नहीं, लॉ कहता है अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। ये दो मुआहिदा करते वक्त आपस में तय कर ले कि यार देखो आपको मोबाइल सेल कर रहा हूँ, 1-2 दिन में मैं आपको दे दूंगा मोबाइल, इतने पैसे होंगे। मैंने कहा यार लेकिन एक बात है, अगर आप ना लेना चाहे तो आप भी आज़ाद हैं, मैं ना देना चाहूँ तो मैं भी आज़ाद हूँ। हमारे में से कोई बंदा अदालत में नहीं जाएगा अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। अब एग्रीड अपॉन हो गया क्या, ठीक है, हमने आपस में सोच लिया कि हम परसों मोबाइल सेल कर देंगे, आप खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप खरीदना ना चाहें तो मैं अदालत नहीं जाऊंगा, मैं बेचना ना चाहूं तो आप अदालत नहीं जा सकते। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन एब्सेंट हो गया। अगर एब्सेंट हो गया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, बिकॉज अब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हम कह ही किसको रहे थे, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब है एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है, एनफोर्सेबिलिटी की इंटेंशन। बाकी सारे इंग्रेडिएंट तो एग्रीमेंट तक पहुंचने में ही पूरे हो जाते हैं ना। ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो फोर्थ पार्ट जो है वो मिसिंग है। अगर वो इंसर्ट कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई हो जाएगा। और अगर इंटेंशन ना इंसर्ट करें तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आप पर अप्लाई नहीं हुआ। अच्छा जी,
देखिए, अदील इनवाइटेड बाबर ऑन अ डिनर एट, जो वो एग्जाम्पल है मैंने थोड़ा एलेबोरेट कर दिया। अच्छा जी, नाउ काइंड्स ऑफ ऑफर। कामरान ने ऑफर करवाई थी जी, तो ऑफर हमेशा कौन करवाएगा? ऑफरर। और ऑफरर हमेशा बायर होगा कि सेलर होगा? कोई भी हो सकता है, उसका बायर और सेलर से लिंक नहीं है, बल्कि जो इनिशिएट करेगा, जो बात को शुरू करेगा, वो कौन बन जाएगा? ऑफरर बन जाएगा। वो कहते हैं ऑफर कैसे कराई जा सकती है, ऑफर की टाइप्स क्या हैं? वो कहते हैं ऑफर को ना हम दो एंगल से देख सकते हैं टाइप बनाने के लिए। एक तो है हाउ मेड, ऑफर करवाई कैसे गई है, और दूसरा है ऑफर करवाई किसको गई है। ऑफर को अगर हमें क्लासिफाई करना हो तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ऑफर हाउ मेड, कैसे करवाई गई है। वो कहता है यार कैसे करवाई गई का क्या मतलब हुआ? कहता है इसके दो मतलब है। नंबर 1 एक्सप्रेस ऑफर है, और नंबर 2 इम्प्लाइड ऑफर है। मतलब है बाय वर्ड्स। एक्सप्रेस ऑफर का क्या मतलब है? ऑफर बाय वर्ड्स। अब वर्ड्स लिखकर भी एक्सचेंज हो सकते हैं, बोलकर भी एक्सचेंज हो सकते हैं। मतलब अगर तो कामरान ने ये टेक्स्ट कर दिया, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो ये बाय वर्ड ऑफर हो गई थी, लेकिन थी कौन सी? एक्सप्रेस ऑफर। और अगर उसने फोन कर दिया था कि विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो ये भी एक्सप्रेस ही है, लेकिन बाय स्पोकन है। तो एक्सप्रेस ऑफर में बी रिटन और स्पोकन। एक्सप्रेस ऑफर में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए हैं। एक्सप्रेस ऑफर में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए हैं। एक्सचेंज ऑफ वर्ड रिटन भी हो सकते हैं और वर्बल भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? और दूसरा आ गया इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब दो मतलब होते हैं वैसे इम्प्लाइड के लॉ में, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दो मतलब हैं। एक का मतलब था इम्प्लाइड बाय लॉ, लॉ ने अज्यूम कर लिया, सिचुएशन ऐसी थी, लॉ कहता बस इसका ये मतलब है भाई। और एक है कि आप दोनों ने एम्प्लॉयड कर लिया, ऑफरर एंड ऑफरी ने एम्प्लॉयड कर लिया। मतलब आप रोड पर खड़े हैं, तो एक ऑटो वाला आ रहा था, वो स्लो हो गया आपके पास आकर, बोला कुछ नहीं है, आप क्या मतलब समझे? वो आपको ऑफर करवा रहा है कि भाई आपको कहीं जाना है तो आ जाइए, मैं हाजिर हूँ। आप बैठ गए और आपने उसे कहा यार लिबर्टी मार्केट चलो। उसने चलना शुरू कर दिया, पैसे नहीं आपने तय किए। क्या हुआ? वर्ड का कोई एक्सचेंज नहीं किया उसने। वो रुका, स्लो हुआ, आप बैठ गए। उसका स्लो होना ऑफर करवाना था, आपका बैठ जाना एक्सेप्ट करना था। वर्ड्स का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। सच टाइप ऑफ ऑफर इज कॉल्ड एम्प्लॉयड ऑफर। आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, तो वो बेचारे कुली आ गए, उन्होंने आके ट्रॉली पकड़ने की कोशिश की, आपने ट्रॉली छोड़ दी। उसका ट्रॉली पकड़ने की कोशिश करना ऑफर था और आपका ट्रॉली को छोड़ देना एक्सेप्टेंस था। तो ये कौन सी ऑफर हो गई? ऑफर हो गई। आप किसी होटल में गए, अभी ये कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा कहीं एग्जिस्ट करता है, खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, कोई बड़ी अच्छी सी बात नहीं होती कि कोई एक शू शाइनर बैठा हुआ है, वो चेयर लगा के बैठा हुआ है, उसका वहां बैठना ऑफर करवा रहा है आपको। अगर आप उस चेयर पर बैठ गए तो आपने एक्सेप्टेंस कर लिया, ठीक है ना? अब वर्ड्स का एक्सचेंज कहीं भी नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयड ऑफर। फिर आ गया टू होम मेड। ऑफर की किसको गई है? वो कहते हैं ऑफर दो तरह की होती है। एक तो होती है किसी स्पेशल पर्सन को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को। मिस्टर कामरान ने
कहा कि विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। किसको कहा? नोमान को कहा। साथ ही एक असलम भी खड़ा था, उसने कहा हाँ मैंने खरीदना है। अरे आपको तो ऑफर नहीं करवाया, आपसे तो बात नहीं हो रही। तो समटाइम ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को की जा रही है तो वही एक्सेप्ट कर सकता है फिर, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। एक ऐसी ऑफर जो किसी आइडेंटिफाइएबल पर्सन को की गई है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड। देयर माइट बी एन ऑफर जो जनरल पब्लिक को की गई है, एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। अनाउंसमेंट टाइप, टेंडर अनाउंसमेंट। अभी आगे एग्जांपल लेंगे। कोई भी ऐसी ऑफर तो कोई भी आदमी अगर अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट करे तो वो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट करे तो एक्सेप्ट हो। जैसे अभी हम इंसानियत कोविड में से गुजर कर आई है, आपने देखा इस सारे फेज में हम सब गुजरे हैं। शुरू में बहुत ज्यादा परेशान थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिल्यूट होना शुरू हुआ, फिर वैक्सीन आ गई, फिर फुला हो गया, फिर फुला हो गया, फिर फुला हो गया। बिल्कुल ऐसा ही एक सानिया इससे पहले इन्फ्लुएंजा फ्लू में हुआ था। जब भी दुनिया इसी तरह परेशान थी, ये भी ऐसे ही फैल रहा था। तो उस वक्त भी एक कंपनी थी, उसने वो वैक्सीन इजाद की, इन्वेंट की। उसने अनाउंस किया कि जो शख्स हमारी वैक्सीन लगा लेगा, अगर उसको फिर भी ये फ्लू हो गया तो हम इतने पैसे देंगे। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं इस बात पे कि हम जनाब फिर ये फाइन करेंगे, फाइन देंगे। अब कोई भी आदमी वो वैक्सीन लगाए, उन्होंने ऑफर करा दी किसको? सारी जनता को। कोई भी आदमी वैक्सीन लगाए, उसका वैक्सीन लगवाना क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया। अब अगर खुदा ना खास्ता उसे फिर इन्फ्लुएंजा हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ऑफर भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, इसमें पैसे भी इन्वॉल्व है, तो फिर इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो गया। बाद में अगर कंपनी ना दे रही होगी तो फिर इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो जाएगा। तो इसको हम आगे चल के डिटेल में करेंगे। अभी हम मोटी मोटी बात कर रहे हैं कि ऑफर कितनी तरह की हो सकती है। इसका मतलब है 4 तरह की हो सकती है टोटल: एक्सप्रेस ऑफर, एम्प्लॉयड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। ठीक होगी बात? ऑफर कितनी तरह की हो सकती है? 2 मेन कैटेगरीज की बुनियाद बनी। एक है क्या जी? होममेड, और एक टू होममेड। ऑफर की किसको गई है? स्पेसिफिक पर्सन को या जनरल पब्लिक को? 2 ही केस हो सकते हैं। ऑफर की कैसे गई है? वर्ड्स यूज करके या विदाउट वर्ड, जेस्चर से। आज आप देख रहे हैं ना, हम अब साइंस तरक्की करती जाती है, अब चीजें भी आपके जेस्चर से ऑपरेट होना शुरू हो गए ना। पहले कभी उठ के जाके, जब हम छोटे थे तो जाके टेलीविजन का बटन टेलीविजन के पास जाके ऑन ऑफ करना पड़ता था। चैनल टेलीविजन के पास जाके चेंज हो, इतने चैनल होते ही नहीं थे कि जिन्हें चेंज करना पड़े, लेकिन जो चेंज करना भी पड़ता था तो जाना पड़ता था। तो जो घर का छोटा होता था उसकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी थी कि जब वालिद साहब आ गए तो पीटीवी 9 बजे का खबरनामा लगा दे, ठीक है ना, क्योंकि वालिद साहब ने खबरें सुननी है। और आप बैठे इंडिया की वो इंडिया के चैनल कुछ आया करते थे, वो एंटीना को खास तरह से खास एंगल पे जब आप वो ले आते थे तो इंडियन चैनल कुछ आ जाते थे, हम वहाँ से मूवी देख रहे होते थे। इतने में वालिद साहब का नज़ूल हो जाता था, तो कहते थे जी पीटीवी लगाओ, मैंने खबरें सुननी है। तो वो सबसे छोटा होता, उसे पता था मैं नहीं करना चेंज, वो जाके चेंज करता था। तो फिर रिमोट आ गया तो हमने कहा यार कमाल नहीं हो गया, यहीं बैठे बैठे चेंज हो रहे हैं। लेकिन अब चलते चलते कहाँ पहुंच रहे हैं? अब मशीन्स आपके जेस्चर्स को भी ऑपरेट कर रही हैं, आपकी आई साइड के जेस्चर से भी चीजें ऑपरेट हो रही हैं, और बेताशा, और पता नहीं अभी क्या कुछ हो रहा है। तो इम्प्लॉयड ऑफर क्या है? ये जो हमारे जेस्चर्स से हो रही है, वर्ड्स नहीं एक्सचेंज हुई, ठीक है ना, हम सिचुएशन से हुई है। फिर आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर में, इसको दोबारा डिटेल आएगी। अच्छा, ये जो हमने लॉ पढ़ना है ना, ये लॉ बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट भी है। ये ना एक नॉलेज आपको देगा सरफेस लेवल पे, आगे चल पड़ेगा। थोड़ा आगे जाएंगे तो कहेंगे यार जो पीछे मैंने बात की थी ना, अब उसकी तफसील बताता हूँ। फिर थोड़ा आगे चल पड़ेगा, वो जो एक और बात वहाँ रह गई थी ना, उसकी तफसील बताता हूँ। ये ऐसे ग्रेजुअली फूल की पत्तियों की तरह खिलता जाएगा, खिलता जाएगा, खिलता जाएगा। इसने ऐसे चलना है।
तो बाद दफा आप कोई सवाल मुझसे पूछ रहे होंगे और मैं अवॉइड कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी आगे थोड़ा चल के इसकी तफसील आ जानी है, लेकिन बच्चे के ध्यान में अभी बात आ रही कि सर इसका क्या मतलब बना था। तो लॉ ने ऐसे ही चल रहा है थोड़ा सा आगे। अच्छा जी, एक्सप्रेस ऑफर क्या है? इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड, द प्रॉमिस इज सेड टू बी, वर्ड में बी रिटन और एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन द प्रॉमिस इज सेड टू बी, मतलब वर्ड्स के अलावा कुछ भी हो, वर्ड्स के अलावा कुछ भी हो, यानी जेस्चर कोई भी हो सकता है, जैसे ऑटो का स्लो होना था, आपका ट्रॉली का छोड़ देना था, कोई भी जेस्चर, बॉडी का जेस्चर आपने यूज किया जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए इस्तेमाल हो गया। एक्सप्रेस की तो ये एग्जांपल हमारी जो कोर एग्जांपल थी वही बता रही है कि वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे। विल यू परचेज माई हाउस फॉर रुपीज, हाँ ये मैसेज भी भेजा जा सकता था, खत भी भेजा जा सकता था कबूतर को देखे, और जो है बोलकर भी कहा जा सकता था, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम जब थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमें एक बात समझ आएगी कि यार हम कहते हैं ना हमारा एक मुआहदा हो गया, कहते दिखाओ कहाँ लिखा है। नहीं, मुआहदे का लिखा होना जरूरी नहीं है। जब हम ये सारा लॉ पढ़ लेंगे तो हम जो कह रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब जरूरी नहीं कहीं लिखा हुआ हो, कहीं मेरे साइन हो, कहीं मेरे अंगूठे हो। ये बेहतर अप्रोच है कि अगर कल को आप में से कोई एक बंदा, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो मुकर रहा है, तो अगर मेरे पास रिटर्न होगा तो मुझे अदालत में साबित करना आसान होगा कि देखें जनाब ये स्टाम्प पेपर है, ये गवाह थे, ये इसके साइन है, तो जरा मुझे आसानी से एक्सेप्टेंस मनवानी पड़ जाएगी, मनवा लूंगा। लेकिन नहीं, मैं और आप गुफ्तगू करें, कोई गवाह नहीं है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब भी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। गवाह इसलिए है कि अदालत का निजाम गवाहों से चलता है। कहेंगे जनाब कौन गवाह था? कोई गवाह नहीं था, आप फिर भी केस लड़ सकते हैं। लिखा हुआ भी नहीं है, आप फिर भी केस लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम ये सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक दो जगह के अलावा ये कहेगा कि नहीं नहीं लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, सिवाय इसके कि हम आपको कह दें कि ये चीज लिखनी जरूरी है। कुछ मुआहदे होंगे जिनका लिखा होना जरूरी होगा, अदरवाइज हर मुआहदे का लिखा होना जरूरी। इसीलिए तो कह रहा है कि बाई वर्ड, स्पोकन भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। यही तो मुआहदा हो रहा है ना, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, और यही हम आपको बता रहे हैं कि यार ये लिखे भी हो सकते हैं और बगैर लिखे भी हो सकते हैं। अच्छा जनाब, एम्प्लॉयड ऑफर, when the offer is not communicated expressively but communicated by conduct or by circumstances of the case, then offer is called an employed offer। ये वही शू शाइनर वाले एग्जांपल आ गए, ये वही बस स्टॉप वाले एग्जांपल आ गए। ये सारी कैसे हमें पता चल रहा है? बाय एक्शन हमें समझ आ रही है। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जनाब, टू होम मेड जर्नल ऑफर, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, कोई भी आए, जो बंदा ये करके दिखाएगा हम उसे ये इनाम दे रहे हैं, ये किसको ऑफर हो रही है? जनरल पब्लिक को हो रही है। एनी पर्सन कैन एक्ट अपॉन इट, एनी पर्सन कैन एक्ट अपॉन इट, एनीवन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेकिन ये नहीं है कि जो आपका नहीं, जो वहां कंडीशन लगी हुई है, जाहिर है जो जनरल ऑफर है उस ऑफर में कोई कंडीशन भी लगी हो सकती है ना। तो अगर कोई कंडीशन लगी हुई है, जैसे कोई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वाली बात है, और जी अगर कोई डॉक्टर की सुपरविजन में हमारा ये इंजेक्शन लगवाता है तो और फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी इतना फाइन पे करेगी। अब एक कंडीशन लग गई कि डॉक्टर की सुपरविजन में आपने लगवाई हुई हो। अब आपने अगर डॉक्टर की सुपरविजन में लगवाई हुई है, इसका मतलब है आपने ये ऑफर क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का अहम इंग्रेडिएंट क्या है? बाय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि जैसे आपका दिल करे, बाय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एनीवन कैन एक्सेप्ट, किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं हो रही है। इट इज
कंटिन्यूइंग ऑफर अंटिल विड्रॉन। इख्बार में एक इश्तारा आया, उन्होंने दे दिया और तो जनाब अब लोग हो चल रहा है। एक बंदे को खुदा ना खास्ता इन्फ्लुएंस हो गया, उसने कहा नहीं तो हमारी पिछले महीने की ऑफर चल रही थी, इस महीने तो हमने बात कही नहीं है। नो, इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर अंटिल विड्रॉन। कंपनी विड्रॉ कर ले। अब कहे जी क्योंकि अब लोगों का एतमाद हो गया है और हमने इतने अरसे में कोई नहीं किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ जिसने हमारी वैक्सीन लगाई हुई है, अब हमारी ये ऑफर क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अदरवाइज ये ऑफर कंटिन्यूड है, अदरवाइज ये ऑफर कंटिन्यूड है। कौन सी ऑफर? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर होती क्या है? जनरल ऑफर होती क्या है? जो पब्लिक एट लार्ज को दी जाती है। स्टॉक मार्केट में शेयर भी एक जनरल ऑफर है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसको, बिल्कुल कर सकता है। अभी हमने इसके ऊपर आगे चल के अगले चैप्टर में डिटेल आनी है। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर हम किसे कह रहे हैं? ऑफर मेड टू स्पेसिफिक और असर्टेन्ड पर्सन। अब ये एक बड़ी अहम बात है। नॉर्मली तो पहले वाली ऑप्शन से ही फैसला हो जाता है, जैसे हम पिछले अपनी जेनेरिक एग्जांपल को बार बार कोट कर रहे हैं। कामरान ने नोमान को ऑफर दी, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। या आपको वो जो मेल मेंबर क्लास में बैठे हैं, हम सब इसमें से गुजरते हैं क्योंकि बकरा ईद पर आप कुर्बानी का बकरा लेने चले जाते हैं मंडी में। अब मंडी में लोग बहुत सारे फिर रहे हैं, व्यापारी भी बहुत सारे हैं, खरीदार भी बहुत सारे। अब आप एक शख्स से खड़े होके आप निगोशिएशन कर रहे हैं, वो कह रहा है जी 1.5 लाख रुपया, आप कह रहे हैं जी 40,000 रुपया, ऐसे शुरू तो बात होती है ना। अब वो जनाब बहस हो रही है, बहस हो रही है। अब नजर आ रहा है आखिर में करते करते वो कह रहा है जी 80,000 रुपया, आप कह रहे हो नहीं 70,000 रुपया। एक बंदा आता है कहता है यार ये 80,000 पकड़ो, बकरा मुझे दे। क्या आप उसे इंटरवीन करने देंगे? नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? आपने तो लॉ नहीं पढ़ा हुआ था। ये मेरा पहले दिन वाले थीसिस पे वापस आ जाए कि लॉ बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर मौजूद है। वो जो मंडी में सारे लोग फिर रहे हैं उनमें से तो किसी ने नहीं ये क्लास अभी पढ़ी हुई, उसे तो किसी को नहीं पता कि एम्प्लॉयड है, जर्नल है, फलां है, क्या है। लेकिन हम सबको पता है कि यार ये दो बंदों की बात हो रही, भाई तू बीच में कहां से आ गया? उस बंदे को मार ही पड़ेगी वहां मंडी में। समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब है जब ऑफर स्पेसिफिक चल रही है, दो लोगों के दरमियान चल रही है, तो एक्सेप्ट भी वो दो लोग ही कर सकते हैं। सिमिलर ऑफर कोई तीसरा बंदा आकर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता। फिर एक आ गई असर्टेन्ड पर्सन। ऑफर जनरल तो लग रही है लेकिन है नहीं, बल्कि जब ये अप्लाई होगी ना तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन ही होगा। मसलन एक आदमी का ना कोई पेट गुम गया, कोई उसकी बड़ी फेवरेट बिल्ली थी वो गुम गई, उसने ऐलान कर दिया यार अगर कोई मेरा पेट ढूंढ कर लाए तो मैं 50,000 रुपया इनाम दूंगा। अब बजाहिर ये कौन सी ऑफर है? बजाहिर जनरल है, नहीं, इट्स अ स्पेसिफिक ऑफर। जो लेकर आएगा उसके लिए ही ऑफर है और असर्टेन्ड पर्सन, जिसको असर्टेन किया जा सके। इस क्लास में जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, कॉलेज उसको 5,000 रुपया दे रहा है। अब खड़े ना होना जहां भी बैठ रहा है, ठीक है। अब बजाहिर ये कौन सी ऑफर है? बट इट विल बी सर्टेनली असर्टेन हो जाएगी कि नहीं नहीं ये ऑफर फुला बच्चे के लिए, ये उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, उसको मिल रहा है। बहुत दफा तो बराह रास्त हमें पता है कि यार ये जाहिद कवि की और फलां की बात हो रही है, ये कामरान और नोमान की बात हो रही है। मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। और बहुत दफा क्या होगा, असर्टेन किया जा सकता है किसकी बात हो रही है, उस तक पहुंच जाएंगे। अब अगर हम क्लास में सबसे ज्यादा हाइट वाले बच्चे को कह रहे हैं तो किसी एक बच्चे से बात हो रही, किसी एक बच्चे की बात हो रही। जनरल ऑफर का मतलब ये होता है कोई भी आ सकता है, स्पेसिफाइड नहीं, असर्टेन नहीं हो सकता।
आप सबके पास इक्वल, वो आप उधर पढ़ कर आए हो क्यूएम के अंदर प्रोबेबिलिटी जब पढ़ कर आए कि अगर इक्वल चांस है इवेंट होने का, तो जनरल ऑफर में इक्वल चांस है, सबके पास इक्वल चांस है। लेकिन अगर हम बच्चे सबसे ज्यादा हाइट वाला बच्चा ढूंढ रहे हैं तो सबके पास चांस नहीं है। बजाहिर बड़ी फेयर बात लग रही है कि यार हमने तो सबको ऑफर दी, भाई जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है वो आ जाए। ऑफर है, एक बच्चा है जो इस क्लास में बैठा हुआ है, बाकी सब तो नहीं है। जी बेटा आप कुछ पूछो। असल में मैंने ये अभी पहले यहाँ भी एक बच्चे ने ये बात की है, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, एक लफ्ज हमने इस्तेमाल करना, मैं थोड़ा सा बोल देता हूं। एक है ऑफर, ठीक है ना, ऑफर करवाना, और एक है ये ऑफर करवाना कि आप मुझे ऑफर करवाएं। बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं? एक है ऑफर और एक है ये शो करना कि आप मुझे ऑफर करवाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रोसरी स्टोर पर गए हैं, ग्रोसरी स्टोर पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, फॉर सेल है ऑब्वियसली, उनके ऊपर प्राइसेस भी लिखी हुई हैं। लेकिन आपने एक चीज पिक की तो ग्रोसरी स्टोर कोई वही लड़का खड़ा होता है कि सर ये फॉर सेल नहीं है, ये स्टॉक में नहीं है। क्या आप ये कहेंगे कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा? तुमने यहाँ कीमत लिखी हुई है, यहाँ एक चीज पड़ी हुई है, मैंने उठा लिया, तुम्हारा कीमत लिखना ऑफर था, मेरा उठा लेना एक्सेप्टेंस है, अब तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और क्योंकि अब तुम मुझे चीज नहीं दे रहे तो अदालत में मुलाकात हो गई। क्या ऐसा करेंगे हमारे में से कोई? हमें सबको ये अंदाजा है, अभी आगे चल के हम इस टॉपिक को छेड़ेंगे, हमें सबको ये अंदाजा है कि जो चीजें रखी हुई है ना, हाँ कीमत भी लिखी हुई है, बज़ाहिर ये ऑफर ही लग रही है, लेकिन ऑफर वो चीज होती है जिसको मैं एक्सेप्ट कर लूं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और दूसरे के पास ऑप्शन खत्म हो जाए। अगर कहीं ऑप्शन खत्म ना हो तो इसका मतलब है वो ऑफर नहीं थी, वो कुछ और था, ठीक है ना। वो ऑफर नहीं थी, वो कुछ और था। एक फ्रूट वाला रास्ते में खड़ा हुआ, उसने रेडी पे लिख के भी लगाया हुआ कि फ्रूट का रेट ये है। आप रुके, उसने कहा यार कैसे लगाया हो? कहता सर अब बेच नहीं रहा। तो क्या आप उसका गिरबान कर लेंगे? क्या उसे अदालत में ले जाएंगे? उसकी चीजें नहीं बेच रहा। तो ये वाली बात अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहीं ये जो आप एयरलाइन वाली बात कर रहे हैं, अच्छा ये नहीं सोचना कि जी कोई अफोर्ड करता है कि नहीं करता, ऐसे नहीं। और जो एयरलाइन वाली आप बात कर रहे हैं कि जो एयरलाइन की टिकट सब खरीद नहीं सकते, नहीं नहीं, अब ये सब खरीद नहीं सकने से ये मुराद नहीं। भाई किसके पास पैसे हैं वो ले सकता है, बस ले ले, ठीक है ना। अच्छा जी, ऑफर ऑर्डर नहीं होता। जेस्चर में मैंने बताया था ना, जेस्चर में जैसे हमने वो किया, ऑटो वाला आकर उसने स्लो किया ऑटो, ये उसका जेस्चर था। आप बैठ गए, ये आपका जेस्चर था। उसने ऑफर करवाई थी, आपने एक्सेप्ट कर ली तो खत्म होगी बात। हम एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, कुली का हमारी ट्रॉली पकड़ना उसका जेस्चर था, वो ऑफर करवा रहा था, पहल उसने की ना। हमने ट्रॉली को छोड़ दिया, ये हमारा जेस्चर था, हमने एक्सेप्ट कर लिया। दोनों लोगों ने एक्सचेंज ऑफ जेस्चर से कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद एक अहम, आप देखें वही जैसे ऑफर 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 की बात हो रही थी ना, अब लॉ उसकी जरा तफसील में जाने लगा है। हमें एक बात समझ आ गया कि यार अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो वी नीड ऑफर एंड वी नीड एक्सेप्टेंस। लेकिन वो कहते हैं खाली ऑफर काफी नहीं है, देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर, देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर। वो कहते हैं फिर वैलिड ऑफर क्या है? वो कहते हैं, समझाते हैं कि व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। वो कहते हैं पहली बात है देयर मस्ट बी टू पर्सन, एक ऑफरर हो और एक ऑफरी हो।
यानी एक बंदा खुद कोई ऑफर नहीं करवा सकता, ऑफरर भी मैं हूं, ऑफरी भी मैं हूं, ऐसा नहीं हो सकता। सर्टेन एंड डेफिनेट, सर्टेन एंड डेफिनेट। कहते यार आपने घर खरीदना है, कहते कितने का बेच रहे हो, कहते जो मुनासिब है दे दो। नो, दिस इज नॉट अ सर्टेन एंड डेफिनेट। विल यू परचेज माई हाउस फॉर रुपीज 10 मिलियन? दिस इज सर्टेन एंड डेफिनेट। और अगर आप कहते हैं कि नहीं एट रीजनेबल प्राइस, जैसे वो ऑटो वाला कहता कि जी जो मुनासिब हो दे देना, लॉ यही मना कर रहा है। कोई ये फिर ऑफर नहीं है, ये लॉ की नजर में वैलिड ऑफर नहीं है। हाँ आपके माशरे में, आपके निजाम में आप जैसे मर्जी चला लें, लॉ की नजर में वैलिड ऑफर नहीं है। वैलिड ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। और तीसरी और अहम तरीन बात क्या है, जब ये ऑफर करवा रहे हो तो आप दोनों पार्टीज की वही इंटेंशन क्या हो, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन हो, यानी वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक बंदा पार्टी पीछे हटेगी तो दूसरा अदालत जाएगा। तीसरी बात, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी, इसका मतलब यह है कि अगर ऑफर कम्युनिकेट होने के बाद एक्सेप्ट हो सकती है। बहुत दफा क्या होता है, कोई कामरान एंड नोमान, हम जेनेरिक एग्जांपल हमेशा क्रिएट कर लेते हैं, उसी के ऊपर स्टोरी को बिल्ड करते रहते हैं। कामरान क्या कहना चाह रहा था, विल यू परचेज माई हाउस फॉर रुपीज 10 मिलियन। कामरान ने खत लिखा नोमान को, विल यू परचेज माई हाउस फॉर रुपीज 10 मिलियन। फर्ज किया इसने ये कम तारीख को खत लिखा। अब खत तो अगले दिन पहुंचेगा, फर्ज करें ये कम तारीख कोई नोमान ने एक खत लिखा, विल यू सेल योर हाउस फॉर रुपीज 10 मिलियन। इसने पूछा है कि क्या 1 करोड़ का घर खरीदना है, वो पूछ रहा है क्या 1 करोड़ का घर खरीदना है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं हुआ। ये दो अलग अलग हैं। यहां कामरान भी ऑफरर है, नोमान भी ऑफरर है। यहां कामरान, क्योंकि कामरान इंडिपेंडेंटली निगोशिएट कर रहा है, नोमान इंडिपेंडेंट, यहां तो दोनों ऑफरर हैं। ऑफर का कम्युनिकेट होने के बाद एक्सेप्ट होना जरूरी है। कम्युनिकेट होने से पहले एक्सेप्ट कर ली कोई जरूरत नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये बड़ी बारीक सी और अजीब सी बात है। लोग, वो जिस बंदे ने ऐलान किया था ना कि जनाब मेरी कैट गुम गई है, अगर कोई बंदा ढूंढ के लाएगा तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा। तो देखा शाम को एक बंदे को वो कैट नजर आई, वो महल्लेदार ही था, जानने वाला ही था। उसने देखा यार ये तो शेख साहब की कैट है। उसने कैट को पकड़ा और लाकर शेख साहब को कैट दे दी और कैट दे के निकल गया। शेख साहब ने भी सोचा यार पैसे तो मांग ही नहीं रहा, उसको तो पता ही नहीं था कि पैसों का ऐलान हुआ है। अब वो बिल्ली देकर वापस जा रहा था तो रास्ते में, हाँ भाई कहाँ से आ रहे? कहता यार वो शेख साहब की बिल्ली मुझे नजर आ रही थी। कहता अच्छा 50,000 की दिहाड़ी लगा के आए मजे होंगे? कहता कौन से 50,000? कहता यार उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि भाई जो बिल्ली लेके आएगा उसे 50,000 मिलेगा। अच्छा जी, ये वापस हो गया। इसने जाके शेख साहब की बेल बजाई कि जनाब मेरे 50,000। शेख साहब ने जाहिद कवि की क्लासेस पढ़ी हुई थी। उसने कहा कौन से 50,000? जब तुमने बिल्ली पकड़ी तुम्हें पता था कि मैंने ऑफर करवाई है? कहता नहीं। कहता फिर तुम्हारा मेरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर बगैर कम्युनिकेट हुए एक्सेप्ट नहीं हो सकती। ये एक थोड़ा सा जरा वेरिएशन है आपके जर्नल कॉन्सेप्ट से जो आपके जहनों में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, वो कहते हैं जिसको आप ऑफर करवा रहे हो ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कंसेंट लेना, सामने वाले की रजामंदी हासिल करना, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। अभी हम डेफिनेशन पढ़कर आए। मैं घर बेचना चाह रहा हूं, क्या ये ऑफर है? ये तो आप अपनी एक इंटेंशन शो कर रहे हैं कि आप घर बेचना चाह रहे हैं। सामने वाले की रजामंदी हासिल करने वाले अल्फाज नहीं है ये। अभी इस पे बात करें, सारों को हमने दोबारा पढ़ना है, वो तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँ। कंडीशनल ऑफर कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नेगेटिव कंफर्मेशन,
ऑफर ऐसे नहीं करवाई जा सकती कि नेगेटिव कंफर्मेशन, पॉजिटिव कंफर्मेशन होनी है। यानी ऐसे नहीं हो सकता, मैंने आपको खत लिखा, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, if offer is not rejected within 2 days, I will assume that you have accepted my offer. नेगेटिव कंफर्मेशन कि भाई अगर आपने इसका इनकार ना किया ना कि नहीं मैंने घर नहीं खरीदना, तो मैं अज्यूम कर लूंगा आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऑफर हमेशा पॉजिटिवली एक्सेप्ट की जाएगी। सामने वाला बताएगा कि हाँ मुझे ये कबूल है। ऐसे नहीं है कि जो नेगेटिव कंफर्मेशन के जरिए, हालांकि नेगेटिव कंफर्मेशन हम ऑडिटर अपनी ऑडिट की टेक्निक्स में कहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़े और होते हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन पांच दफा कुछ चीजों का तरीका होता है, लेकिन वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट इस तरह नहीं क्रिएट हो सकता कि आप कहें जनाब अगर आपने ये ना किया तो फिर ऐसे हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पॉजिटिव कंफर्मेशन के जरिए होगा। फिर एक वो कह रहा है कि भाई एक फर्क समझना, ये एसेंशियल से निकल कर है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, वो जो भी मैं बात कर रहा था कि देयर आर टू थिंग, वन इज ऑफर एंड अदर इज इन्विटेशन टू एन ऑफर। इन्विटेशन टू एन ऑफर का मतलब है आप मुझे इनवाइट करें, आप मुझे ऑफर दें, मैंने ये इंटेंशन शो कर दी है कि मैं इस चीज की ऑफर लेने के लिए तैयार हूं। मतलब मैंने घर के बाहर लिख के लगा दिया घर बराए फरोख्त, क्या मतलब हुआ? इन्विटेशन टू एन ऑफर। वो जो फ्रूट वाला रास्ते में खड़ा था रेडी पे, ठीक है ना, वो जो फ्रूट वाला रेडी पर खड़ा था और उसने प्राइस भी लिख के लगाई हुई थी, वो भी इन्विटेशन टू एन ऑफर थी कि आप आइए और आप मुझे ऑफर करवाएं। बात समझ आ रही है? अभी इसके ऊपर हमने थोड़ी तफसील भी करनी है। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल, और अगर आपने कोई ऑफर के अंदर कोई कंडीशन रखी है, यानी उसको एक्सेप्ट करने का कोई प्रोसीजर रखा है, तो फिर आपको उसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना है। पता कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है और कॉलेज वालों ने कहा जी इतने पैसे जमा करवाएंगे तो आपकी सीट रिजर्व होगी, तो फिर ये बात कम्युनिकेट करना जरूरी है। इसके ऊपर भी अभी हमने बात करनी है। ऐसे 1 by 1 कल आएंगे तो इंशाल्लाह ये एसेंशियल्स ऑफ ऑफर के ऊपर बात कर रहे होंगे। किताब आज पब्लिशिंग में चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिलहाल मैंने आपसे कहा था कि ये वीक हमने इसी में से गुजारना है और अगले वीक आएंगे तो इंशाल्लाह आपके पास बुक अवेलेबल होगी।